नमस्कार और स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपका अपने रैंक ऋषि परिवार में, जो कि आने वाले समय में होने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल परिवार। अक्सर हम क्लास 12 में जाते हैं तो हमारे सामने ये कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है कि हमारा सब्जेक्ट है इतिहास, तो इस इतिहास में हमें क्या पढ़ना चाहिए, उसका सिलेबस क्या होता है, कौन सी किताबें हमें खरीदनी होती है, उसमें कौन सी किताबों में क्या क्या पढ़ना होता है, कितने किताबें हमें उनमें पढ़ने हैं, इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है। ये सारा हमारा कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है। और यही कन्फ्यूजन अगर हमारा साथ जो दोस्त है उसका भी सब्जेक्ट इतिहास है, या हमारी बुचिया लोग की जो सखी सहेली है उनका भी अगर इतिहास है, तो उनको भी ये कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है। तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और उनको भी बोल दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो इस पे अपलोड हो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो इस पे अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमने राजनीति शास्त्र का भी, और ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, अगर आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, अगर राजनीति शास्त्र अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसमें क्या पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसका डिटेल एनालिसिस करके हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गणपति बापा से हम लोग आशीर्वाद लेते हैं ताकि आने वाला जो हमारा 2026 है और 2027 का जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे प्रकार से जाए और हमारी तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से हो। तो एज इट इज वीडियो स्टार्ट होता है, क्लास स्टार्ट होता है, तो आपके सामने एक कोटेशन होता है, जो आज का कोटेशन है हमारा कि खुद पर भरोसा रखो इतना कि किस्मत भी पूछे बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है। अब हम क्लास 12 में गए हैं, क्लास 12 में जाने के बाद हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा होगा, और हम जहां भी पढ़ रहे होंगे, जहां भी जा रहे होंगे पढ़ने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी, तो हमारा सिलेबस देख के हमको लगता होगा कि क्या ये हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हमारा कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर नहीं होगा, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बनाए रखना है और उसके साथ मेहनत करना है, कर्म करने हैं आपको। आपको अपने फल की चिंता नहीं करनी है कि आने वाले समय में क्या होगा, बस आज के बारे में सोचिए और अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए। आपका आने वाला समय बहुत अच्छा जाएगा और आने वाला जो एग्जाम है 2027 में वो भी बहुत अच्छा जाएगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमें कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी किताबें नहीं लेनी है। तो हमें एनसीईआरटी की किताब पढ़ना है। हम हर वीडियो में आपको रिकमेंड करते हैं कि एनसीईआरटी ही किताब लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी किताब आप अगर पढ़ते हैं तो आपके बोर्ड के लिए भी सही है, और आने वाला जो परीक्षा है, जो कंपिटिटिव परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी आपका ये जो एनसीईआरटी जो होता है जीएस पोर्शन के लिए सबसे ज्यादा ब्रह्मास्त्र साबित होता है। तो क्लास 12 में आपको एनसीईआरटी की यही 3 किताबें आपको खरीदनी है। यानी दुकान वाले भैया के पास आप जब जाइएगा तो उनसे बोलिएगा कि हमें एनसीईआरटी की जो 3 किताबें इतिहास की आती है वो हमें दे दीजिए। ठीक है, तो ये जो इतिहास की 3 किताबें हैं, और इतिहास की 3 किताबें क्यों हैं इसके बारे में आपको हम बताते हैं। जैसे पहला जो हमारा किताब है इतिहास का वो है प्राचीन भारत। पहला जो हमारा है भारतीय इतिहास का कुछ विषय, और ये भाग 1 है। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्राचीन भारत, इसे हम लोग बोलते हैं प्राचीन भारत यानी एंशियंट इंडिया। इसके में आप जितने सारे प्राचीन भारत का इतिहास है, आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। साथ ही साथ आप पढ़ेंगे मगध महाजनपद के बारे में, आप पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में, आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, आप पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। आप इन सारी घटनाओं के बारे में, यानी आप अपने प्राचीन भारत के इतिहास से, आप अपने प्राचीन सभ्यताओं से आप रूबरू हो जाएंगे। आप ये चैप्टर जब पढ़ेंगे, आप ये किताब जब पढ़ेंगे, तो उसके बाद जो यह हमारा कालखंड आता है, जब मुगल आक्रमणकारी, जब मुसलमान जो आक्रमणकारी होते हैं, जब विदेशी जब आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करना स्टार्ट करते हैं, जब प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो रहा होता है, तो हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, वो है भाग 2। और भाग 2 आपका ये जो किताब है, इसमें आप मध्यकालीन भारत में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, मध्यकालीन भारत में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, कैसे मुगल सत्ता की स्थापना की गई है, कैसे कौन कौन से विदेशी आक्रमण भारत में आक्रमण किए हुए हैं, कैसे भारत की सत्ता को, कैसे भारत का जो इतिहास है वो धूमिल हुआ है, ये सारी चीजों के बारे में आप भाग 2 में पढ़ते हैं। और भाग 2 में मुगल बादशाहों के बारे में, मुगल बादशाह ने क्या क्या किया हुआ, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ने के बाद जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आना स्टार्ट होती हैं, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यापार के दृष्टि से, तो यहां से अब धीरे धीरे जब मुगल बादशाह का अंत होगा, तो यहां से धीरे धीरे हमारा आधुनिकता के दौर में हम प्रवेश करते हैं। तो उसको हम पढ़ते हैं भारतीय इतिहास के जो कुछ विषय है, भाग 3, यानी भाग 3 में हम लोग उसको पढ़ते हैं। और भाग 3 में आप जानते हैं आधुनिक भारत के बारे में।
भाग 3 में आपको पढ़ना है आधुनिक भारत में, भारत के बारे में, यानी मॉडर्न इंडिया के बारे में आपको पढ़ने हैं। यानी कि आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेज आते हैं तो कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट करते हैं, कैसे यहाँ पर शहरों का विकास होता है, कैसे क्या क्या घटनाएं घटती हैं, कैसे गांधी जी का जो काल है, गांधी जी का जो युग है वो कौन सा युग है, क्या क्या अंग्रेज यहाँ पे रूल रेगुलेशन लाते हैं, कौन कौन से एक्ट लाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर भारतीय आंदोलन कौन कौन से हुए हैं, कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन कब कब हुए हैं। साथ ही साथ जब अंत में आप जाइएगा चैप्टर्स के तो उनमें आपको पढ़ना होता है कि भारत को जो संविधान का निर्माण है या विभाजन की जो कहानी है वो कैसे चली हुई है। जब आपका इतिहास अगर सब्जेक्ट है तो आप आधुनिक भारत का अंतिम जो चैप्टर्स पढ़ते हैं अच्छे प्रकार से अगर पढ़ लेते हैं तो आजकल जो बिहार बोर्ड पूछता है राजनीति शास्त्र में तो वो क्लास 11th के प्रश्नों को रिपीट करता है। तो अगर आपका इतिहास है तो जो अंत में जो चैप्टर आप पढ़ेंगे आधुनिक भारत के तो वो पढ़ने के बाद आपका 60% जो राजनीति शास्त्र में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जितने सारे चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ने हैं, समझने हैं, जानने हैं, ताकि आप अपना एग्जाम में बहुत ज्यादा बेटर प्रदर्शन कर सके। और केवल एग्जाम में ही बेटर प्रदर्शन ना कर सके, आप आने वाले जो आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और इन किताबों की कहानियों को भी पढ़िएगा और जानिएगा। अब जैसे अगर हम इसके कालखंड की बात कर लें तो ये जो हमारा कालखंड है प्राचीन भारत का स्टार्ट होता है हड़प्पा सभ्यता का 3300 ईसा पूर्व से। 3300 ईसा पूर्व से इसकी कहानी हमारी क्या होती है, स्टार्ट होती है। और बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखेंगे और बोलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड हम पढ़ते हैं वो 2600 ईसा पूर्व से हम लोग पढ़ते हैं, आप बता रहे हैं 3300 ईसा पूर्व में, तो ये तो गलत है। लेकिन नहीं, जब आप पूरे हड़प्पा सभ्यता के कालखंड को आप जानेंगे तो देखेंगे कि इसकी शुरुआत जो होती है वो 3300 ईसा पूर्व से हुई है। और हड़प्पा सभ्यता को जो 3 चरणों में विभाजित किया गया है, जो पहला फेज होता है हड़प्पा सभ्यता का वो होता है 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक का। यानी इस टाइम पीरियड में अभी हड़प्पा सभ्यता का ये आरंभिक काल चल रहा होता है, यानी हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हो रही होती है। और इस कालखंड के जितने सारे स्थल है वो ग्रामीण सभ्यताएं वाला हुआ करते थे। अभी ये लोग डेवलपमेंट के कगार पे, यानी अभी शुरुआती स्तर पे थे। जैसे कैसे एक बच्चा छोटा होता है तो उस स्तर पर हड़प्पा सभ्यता थी। लेकिन जहां पर आप पढ़ते हैं 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व की कहानी को, तो वो आप परिपक्व जब हड़प्पा सभ्यता हो जाती है, यानी जब मेच्योर हड़प्पा सभ्यता हो जाती है, तो उसकी कहानियों को आप पढ़ते हैं। और कहीं पर भी आप उन्हीं की कहानियों को पढ़ते हैं और वही टाइमलाइन पढ़ते हैं। लेकिन हम जब आपको पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे तो 3300 ईसा पूर्व से कहानियां हम पढ़ाते हैं और हड़प्पा सभ्यता के तीनों चरणों के बारे में आपको हम पढ़ाते हैं और बताते भी हैं और पढ़ाएंगे भी। ठीक है, तो 3300 ईसा पूर्व से कहानी को स्टार्ट करेंगे, तीनों चरणों के बारे में हम जानेंगे और जानते जानते हम हड़प्पा सभ्यता का अंत कर देंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंत करने के बाद में जब हड़प्पा सभ्यता का अंत होगा तो अंत होने के बाद और दूसरा चैप्टर जो शुरुआत होता है उसके बीच की कहानी हमें पता नहीं रहती है, उसको हम लोग अज्ञात काल के नाम से जानते हैं। इसकी चर्चाएं हम लोग करेंगे कि कौन कौन से इसमें चैप्टर्स पढ़ने, तो उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। यानी ये जो हमारा चलेगा 3300 ईसा पूर्व से स्टार्ट होगा और हमारा जो खत्म होगा 8वीं शताब्दी पर जाकर खत्म हो जाएगा। खत्म कब होगा? 8वीं शताब्दी पर जाकर ये क्या होगा, प्राचीन भारत आपका खत्म होगा। और ये जो मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत है ये 8वीं शताब्दी से आपकी स्टार्ट होगी। इसकी कहानी 8वीं शताब्दी से स्टार्ट होगी और जो इसका खत्म होगा ये खत्म होगा आपका 18वीं शताब्दी में, ये जाकर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ जो आप आधुनिक भारत की कहानी के पढ़िएगा तो ये 18वीं शताब्दी में शुरुआत होगी इसकी और ये खत्म होगा आपका जाकर के, ये खत्म होगा आपका जाकर, यानी जो वर्तमान तक की जो कहानियां चलती हैं, ठीक है, वो आधुनिक भारत में ही आएंगे। लेकिन अमूमन आप देखते हैं 1947 तक की कहानियों को आधुनिक भारत में बताया जाता है और आपके किताब में पढ़ाया जाएगा। तो ये इसके कालखंड रहे हुए हैं। कोई भी आपसे इसका कालखंड पूछ सकता है कि आप बताइए इसका कालखंड क्या है। प्राचीन भारत, आप अगर टॉप कर जाते हैं एग्जाम में तो आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत का कालखंड बताइए, मध्यकालीन भारत कब से स्टार्ट होता है, कब से उसका अंत होता है, साथ ही साथ आधुनिक भारत कब से उसकी शुरुआत होती है, कब से उसका अंत होता है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो इसके कालखंड को भी जब आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा इतिहास के अपने इस पुस्तक को, तो इसके कालखंड को भी बहुत अच्छे प्रकार से जान लीजिएगा और समझ लीजिएगा।
और जब भी हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें भी इसके कालखंड के बारे में हम चर्चाएं करेंगे और डिटेल से आपको बताएंगे भी। उसके बाद अगर हम बात करें पहले किताब में हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, यानी प्राचीन भारत में हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसकी अगर हम चर्चाएं करें तो प्राचीन भारत में कुल हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 4 जो हमारा चैप्टर्स होने वाला है वो 4 होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये प्राचीन भारत है, इसमें 4 चैप्टर्स जो है आपका वो है। पहला जो चैप्टर अगर हम बात करें तो ईंट मनके तथा अस्थियां, चैप्टर का नाम है ईंट मनके तथा अस्थियां, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानना है। आपको किसके बारे में जानना है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में इस चैप्टर में जानना है और पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता है क्या, थी क्या, कैसे पतन हुआ, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा हुआ करता था, राजनीतिक जीवन कैसा हुआ करता था, आर्थिक जीवन कैसा था उन लोगों का, क्या क्या उन लोगों की सिविलाइजेशन की कहानी है, कैसे उसकी खोज की जाती है, कौन खोज करता है, इन सारी कहानियों के बारे में, इन सारे घटनाओं के बारे में आप पढ़िएगा। फिर आपका कंफ्यूजन मन में आएगा कि ईंट मनके तथा अस्थियां तो चैप्टर का नाम है, लेकिन पढ़ते क्यों है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम ईंट मनके तथा अस्थियां आपका चैप्टर का नाम इसलिए दिया गया है कि जब हड़प्पा सभ्यता का जो ये पूरा तैयार किया गया है इतिहास, ये तैयार किया गया है साक्ष्यों के आधार पर, और उनमें जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो साक्ष्य मिले हुए हैं ईंट मनके यानी मोती के माला वगैरह, और साथ ही साथ जो अस्थियां मिली हुई हैं और भी मृदभांड के बर्तन वगैरह, बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं साक्ष्य के आधार पे। तो उन्हीं में से हम लोगों ने इस चैप्टर का नाम उन्हीं साक्ष्यों पे रख दिया हुआ है, लेकिन पढ़ना पूरा है हमारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जानना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। चैप्टर नंबर जो 2 होने वाला है राजा, किसान और नगर। जैसे ही हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन होने के बाद अब जो एक अज्ञात काल भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है, और अज्ञात काल जो होता है वो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व में देखने को मिलता है, जिसे हम लोग वैदिक काल के बारे में, ऋग वैदिक काल के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। यानी वैदिक काल, वैदिक सभ्यताओं के बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, लेकिन वो जो कालखंड होता है वो अज्ञात काल के कालखंड के नाम से जाना जाता है, यानी उसका इतिहास हमारे पास क्या है, नहीं है। हम लोग उसका जो इतिहास है अपने जो वैदिक जो वेद हैं, वेदों से उसके इतिहास को हम लोगों ने तैयार किया हुआ है, इसीलिए उसे हम लोग वैदिक काल के भी नाम से जानते हैं। और उसी वैदिक काल को हम लोग 2 कालखंडों में बांटते हैं, एक जो होता है ऋग वैदिक काल और एक जो होता है उत्तर वैदिक काल। लेकिन यहां पर जो आप कहानियां पढ़िएगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक की जो कहानियां हैं यहां से आपकी चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। यानी चैप्टर नंबर 2 से जो टाइमलाइन इसका होने वाला है ये 1000 ईसा पूर्व से, ये 1000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होगा और 600 ईस्वी तक चलेगा। इसे लौह युग के नाम से भी जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, इसे लौह युग के नाम से भी जाना जाता है। लौह युग क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां से लोहे का इस्तेमाल भी होना स्टार्ट होता है, लोहे के हथियारों का इस्तेमाल होना स्टार्ट होता है, तो लौह युग के भी नाम से जानते हैं। तो यहीं से कहानियां हमारी स्टार्ट होगी, और इसमें हम लोग जनपद क्या होते हैं, महाजनपद क्या होते हैं, महाजनपद कितने थे, संख्या में 16 थे, तो उनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली मगध हुआ करता था। तो मगध का उत्कर्ष, मगध का सामाजिक जीवन, मगध का क्षेत्र का विस्तार, मगध में कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से राजा ने क्या क्या वहां पे डेवलपमेंट किए, कैसे अखंड भारत का निर्माण होता है, कैसे मौर्य वंश की स्थापना होती है, इन सारी कहानियों के बारे में वहां पे जानेंगे। और कैसे मौर्य वंश का अंत होने के बाद में गुप्त वंश, कुषाण शासक, इन सब लोगों का कैसे यहाँ पर मगध में सत्ता स्थापित होता है, इन सारी कहानियों के बारे में, इनके सामाजिक जीवन के बारे में, इसके आर्थिक जीवन के बारे में, इसके राजनीतिक जीवन के बारे में हम यहां पर चर्चाएं करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में। अब जो चैप्टर नंबर 3 की कहानी आती है, इस समय कैसा बंधुत्व यानी भाईचारा कैसा हुआ करता था, जातिगत व्यवस्थाएं थी या नहीं थी, वर्ग कैसा, कितने क्लासेज में बटा हुआ था हमारा समाज, इनके बारे में चैप्टर नंबर 3 में मेरे प्यारे बच्चों पढ़ना है और जानना है। उसमें
हम लोग महाभारत की कहानियों के उदाहरण को पढ़ेंगे। महाभारत में किस प्रकार से, कैसा समाज, किस प्रकार से क्या क्या कहानियां हुआ करती थी, और महाभारत से वहां पर उदाहरण लेंगे। और महाभारत से उदाहरण लेने के बाद हम लोग समझेंगे कि कैसा हमारा सामाजिक जीवन था उस समय, और कैसा हम लोग समझेंगे कि कैसा उस समय सामाजिक जीवन था। अब देखिए, यहाँ पर महाभारत की कहानियों को समझते समझते हम लोग विवाह के प्रकारों के बारे में जानेंगे। हम लोग गोत्र गोत्र सुनते आते हैं, तो गोत्र की उत्पत्ति कैसे होती है, गोत्र क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। हमारे यहाँ कहानियां चलती हैं कि जो सेम गोत्र होते हैं, सेम कास्ट का छोड़िए, सेम गोत्र होते हैं, तो सेम गोत्र में भी शादी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ये भी कहानी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, और जानेंगे, बहुत ही डिटेल से समझेंगे इसको हम लोग जब पढ़ेंगे। तो उसके बाद की जो कहानी है, यानी चैप्टर नंबर जो 4 होने वाला है, वो होने वाला है विचारक, विश्वास और इमारतें। और ये चैप्टर का नाम केवल है विचारक, विश्वास और इमारतें, लेकिन इनमें हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में। कैसे बौद्ध धर्म की स्थापना होती है, कब कब बौद्ध धर्म की संगतियां हुई हैं, क्या क्या हुआ है, कब उसके अध्यक्ष हुए, कहाँ पर हुए, ये सारी कहानियां हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, विनय पिटक, सुत पिटक, उसके बाद में हीनयान, महायान, ये सारे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने बिहार बोर्ड के जो पीवाईक्यू है वो भी देखेंगे, साथ ही साथ अदर बोर्ड में कौन कौन से इसमें पीवाईक्यू इस चैप्टर से पूछे गए हैं उनकी भी कहानियां जानेंगे, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। और इसके साथ में चैप्टर का जब अंत होगा तो इसमें जो सीवीटी में क्वेश्चन इस चैप्टर से कौन कौन से पूछे गए हैं, और आने वाले एग्जाम में आपके सीवीटी अगर आपको देना है तो उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी भी कहानियों को यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम आपको प्राचीन भारत के में क्या क्या पढ़ना है, आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया। जो नेक्स्ट हमारा जब वीडियो होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्यकालीन भारत में आपको क्या पढ़ने हैं, उसके बाद के बारे में वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आधुनिक भारत में आपको क्या पढ़ने हैं, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, उनके बारे में वहां पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो ऐसे ही हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें तो और नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन को दबाने के बाद आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यही जो आपका सब्जेक्ट है, और आपका दोस्त भी अगर आर्ट्स लिया है तो उससे भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि चैनल को वो सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।